सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी सममित आव्यूह, जैसे कि इसके नाम से भी आप समझ सकते हैं सिमेट्री क्या है, सममित क्या है। तो अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ाया है कि परिवर्ती यानी ट्रांसपोज आव्यूह क्या है। उसके नाम से उसका ट्रांसपोज पता चल रहा था कि हमें सिर्फ पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्ति में बदलना है। इसी में इसका नया जो गुण आया है आव्यूह का, ये प्रॉपर्टी है, ये गुण है कि सममित यानी यदि किसी आव्यूह का हम ट्रांसपोज कर दें यानी परिवर्त कर दें और परिवर्त करने के बाद आव्यूह वही आ जाए, मतलब जो आव्यूह दिया था वो ही प्राप्त हो जाता है, तो ए और ए डैश एक दूसरे के सममित आव्यूह कहलाते हैं, यानी कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स होते हैं। जैसे कि एक उदाहरण ले लीजिए। उदाहरण के तौर पर आपके सामने मैंने लिया 3 5 7 5 7 3 5 7 4 6 6 8 ये ले। मैं यदि इसका परिवर्त निकालता हूँ, परिवर्त यानी ए डैश यानी ट्रांसपोज, तो जब पंक्ति, ये पंक्ति है स्तंभ में बदलेगी 3 5 7 5 4 6 7 6 8, तो आप देख रहे होंगे कि जो आव्यूह ए था वही ए डैश है, कोई चेंजिंग नहीं आया, कोई चेंज नहीं आया, तो ए डैश इक्वल आए। तो ऐसे केस में आप लोग कहेंगे कि ये एक सममित आव्यूह है, परिवर्त आव्यूह है, सॉरी सममित सिमेट्रिक आव्यूह है। तो ये आपकी बात समझ में आ गई होगी बच्चों। कहाँ इन सब चीज़ों का यूज होना है आप धीरे धीरे अब सब समझेंगे। इसी में एक आता है विषम सममित आव्यूह। विषम सममित आव्यूह, इसे आप स्कीव सिमेट्री भी बोलते हैं। मैट्रिक्स इसे बोलते हैं स्कीव सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी विषम सममित आव्यूह। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? इसकी डेफिनेशन वैसे ही रहेगी जैसी पहली थी, यानी कि पहला हमारा था सममित आव्यूह, वैसे ही है, थोड़ा सा अंतर इसमें बनेगा। वो क्या है? वो है एक वर्ग आव्यूह ए विषम सममित आव्यूह होता है, कहलाता है यदि ए डैश इक्वल टू ए हो, ए नहीं माइनस ए हो, यदि ए डैश माइनस ए के इक्वल हो, यानी दिया हुआ मैट्रिक्स का अगर हम परिवर्त निकालते हैं, ट्रांसपोज निकालते हैं, वो ए के ना हो के माइनस ए के इक्वल आ जाए, तो वह मैट्रिक्स एक दूसरे का विषम सममित मैट्रिक्स कहलाती है। और इसकी एक मुख्य बात और है जो समझने की है, वो आप मैट्रिक्स को देख के भी समझ सकते हैं कि विषम सममित आव्यूह का जो मुख्य विकर्ण होता है उसके सारे एलिमेंट्स जीरो होते हैं। विषम सममित आव्यूह के सारे एलिमेंट्स मुख्य विकर्ण के जो होंगे वो जीरो होंगे। उसका एक उदाहरण हम आपके सामने रखते हैं। जैसे मान लीजिए मैट्रिक्स ए इक्वल टू 0 -1 -5 1 0 6 5 -6 0। तो आपने देखा बच्चों कि इसका जो मुख्य विकर्ण है उसमें सारे एलिमेंट्स जीरो हैं। एक बात तो जो इसका गुण है वो है कि उसके मुख्य विकर्ण में जीरो होना चाहिए। दूसरी बात, अब हम इसका परिवर्तन निकालते हैं, ट्रांसपोज ए डैश, जब ए डैश यहाँ हो जाएगा 0 -1 -5 1 0 6 5 -6 0। तो इस मैट्रिक्स में जब हम परिवर्तन निकाल रहे तो थोड़ा सा अंतर आ जा रहा है कि यहाँ 0 था, यहाँ माइनस है, यहाँ 1 है, या -5 है, या 5 है, यानी जहाँ माइनस था वहाँ प्लस के हो गए। तो अब अगर हम माइनस में इसमें बनाना चाहते हैं तो इनमें से माइनस कॉमन लेंगे। पहले इसमें से माइनस लिया, फिर इसमें से लिया। तो खैर मेरा कहने का मतलब, माइनस कॉमन लेने का मतलब, जब मैं पहली रो से लूँगा तो इन पर माइनस आ जाएगा, दूसरे लूँगा ये प्लस हो जाएंगे, तीसरे से लूँगा तो ये आपका एक तरीके से वो हो जाएगा। तो मैं अब आपका ये हो जाएगा ए डैश इक्वल टू
अगर मैं इसमें से 3 माइनस लूँ, पहला माइनस लिया, दूसरा लिया, दोनों प्लस हो गए, तीसरे माइनस ने यहाँ माइनस लगा दिया, क्योंकि 0 -1 -5 1 0 6 5 -6 0। तो आप देख रहे होंगे कि ये वही वैल्यू है जो ए की थी, लेकिन इस पर माइनस आ गया तो ये हो गया a डैश इक्वल टू -a। तो ये आपका हो जाता है विषम सममित आव्यूह। क्या हो जाता है बेटा? विषम सममित आव्यूह। मैं आशा करता हूँ आपकी बात ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी बच्चों, सभी बच्चों की बातें क्लियर हुई होगी। ये बात मैं ध्यान में रखते हुए सवाल करूँगा आगे। आप समझिए, मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन समझाया पहला, फिर ट्रांसपोज, फिर सममित, और फिर स्कीव सममित आव्यूह बताया। अब हमारा मकसद है कि देखिए तकरीबन आव्यूह के में प्रकार जो प्रॉपर्टी हैं वो मैं बता चुका हूँ। इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे, इनसे संबंधित प्रश्न हैं, पहले हम उन पर डिस्कस करते हैं, उनको हल करते हैं। उसके बाद हमारा अगला स्टेप होगा इन्वर्स निकालना। इन्वर्स मतलब प्रतिलोम आव्यूह निकालना। तो लास्ट टॉपिक है इस एक्सरसाइज का। ठीक है बच्चों, पहले आप समझेंगे कि किस तरीके के प्रश्न हमारे पास हमें बोर्ड में पूछे जाने हैं। बोर्ड जो हमसे क्या पूछ सकता है, इन बातों को हम पहले समझेंगे। तो इसमें सबसे पहला एक प्रश्न बनता है जो बोर्ड के अंदर ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो क्या है? तो देखिए बच्चों, हमसे बोर्ड में जो सबसे ज़्यादा 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरीके का, यदि a इक्वल टू 1 -1 2 3 एक आव्यूह दिया है, तो दिखाइए कि a स्क्वायर -4a प्लस 5i इक्वल टू 0। एक समीकरण दी हुई है आपके सामने। इस समीकरण में आप देखिए ध्यान से, a स्क्वायर -4a प्लस 5i इक्वल टू 0। आई से आप समझ गए होंगे, आई आपकी यूनिट मैट्रिक्स है जिसे हम इकाई आव्यूह भी बोलते हैं। क्लियर? तो इस समीकरण को 0 के बराबर सिद्ध करने के लिए सबसे पहला काम हमारा है a स्क्वायर निकालना। a का मतलब a स्क्वायर इक्वल टू होगा a इंटू a, यानी मल्टीप्लीकेशन -1 2 3 1 -1 2 3, यानी a की 2 बार मल्टीप्लीकेशन। जब मैं इसकी मल्टीप्लाई करूँगा 1 -2, मैंने बता रखा आपको, -1 -3। जरा भी गलती होगी सवाल गलत हो जाएगा बच्चे, ध्यान रखना। 2 3 दूनी 6 -2 प्लस 9। आपने समझ आओगे, -2 हो गया, -1 -3। ठीक है, ये आपका आ जाएगा -1 8 -4 7 a स्क्वायर। बाकी आपके पास सब कुछ है, 4a है। तो आप जब इसको रखेंगे तो आपके सामने मैं यहाँ लूँगा लेफ्ट हैंड साइड, a स्क्वायर -4a प्लस 5i 0 इक्वल सिद्ध करना है। a स्क्वायर आपका आया -1 -4 8 7 -4a 1 -1 2 3 और 5i
आई मतलब 1001। आपको बच्चों दिख भी रहा होगा, और दिखने के साथ साथ अगर कहीं नहीं भी दिखता है तो मैं हर वर्ड को बोल भी रहा हूँ, आप उससे भी आप समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आपका हो गया -1 -4 8 7 4 4 8 12 5005। अब आप पहले स्टेप को ध्यान से समझेंगे। -4। अब आप देखिए इस पे माइनस लगा हुआ है, तो इस माइनस की वजह से अंदर के साइन आपके जो हैं वो उसके अपोजिट दिखने चाहिए। अगर वो माइनस का है तो प्लस दिखना चाहिए, और वो प्लस का तो माइनस दिखना चाहिए। तो देखिए ये -1 है, ये -4 है, -5 हो गए, और 5 में से 5 जा गए, 0 बचेगी। -4 है, ये प्लस के 4 है, 0 हो गया। 8 -8 0 हो गया। 7 और ये -12, 7 5 12 में से 12 गए, 0 हो गया। तो आपके सामने 0 मैट्रिक्स आ गया, जो आपकी सिद्ध हो जाती है राइट हैंड साइड। तो ऐसा सवाल आपसे पूछा जाने वाला है कहाँ? बोर्ड के अंदर। बोर्ड में आपसे यही सवाल आपसे डिस्कस किए जाएंगे 2 नंबर में। इस तरीके के सवाल आपके ज़्यादातर एक्सरसाइज में दिए हुए हैं। इन सवालों को एनसीईआरटी की बुक से आप करेंगे। कुछ जो जैसे अभी एक बिटिया है, एक गुड़िया हमारे कॉलेज में पढ़ती है, जिनका मैसेज आया, एक आव्यू पे क्वेश्चन हमारे मेरे से पूछा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुविकल्पी था वैसे तो, ऑब्जेक्टिव 1 नंबर में, लेकिन बहुत अच्छा प्रश्न था। उसका मैंने आंसर भी भेजा है। तो ऐसे क्वेश्चन भी अगर आपको किसी बुक से मिलते हैं या कहीं से इधर उधर मिलते हैं तो वो भी आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे अच्छे क्वेश्चन पकड़ सकें। कुछ हम करेंगे, कुछ आप करिए। तो इसी में अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम ऐसी समस्याओं को हल करना चाहते हैं जो आव्यू से ही हमें बनानी है। जैसे अभी आपके सामने मैंने आपसे बात की थी थोड़ी देर पहले कि सममित आव्यू यानी सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में तो आपको सिर्फ और सिर्फ पंक्ति को स्तंभ में चेंज करना था और वही मैट्रिक्स प्राप्त होती थी। तो एक सवाल हमारे दिमाग में उत्पन्न हो जाता है कि हम कैसे समझ लें इस बात को कि जो मैट्रिक्स हम लें और उसका हम अगर ट्रांसपोज दिखाएं वो वही आ जाए। तो ऐसी मैट्रिक्स तो हमारी पहले से दिमाग में तो रहेगी नहीं। देखिए, हम ट्रांसपोज तो किसी भी मैट्रिक्स का कर सकते हैं। ट्रांसपोज में ऐसा कोई दिक्कत नहीं। ट्रांसपोज में तो पंक्ति को स्तंभ में बदलना है। इज दैट क्लियर? इसमें कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन हम ये पहले दिमाग पर दबाव डालें कि जिसका हम ट्रांसपोज कर रहे हैं या जिसको हम परिवर्त कर रहे हैं, परिवर्त करने के बाद वह मैट्रिक्स पुनः वही बन जाए यानी सिमेट्री हो जाए, ऐसा संभव तो है नहीं। तो ऐसे कैसे चिन्हित करेंगे या ऐसे कैसे पहचान करेंगे कि हम परिवर्त के बाद इसे सममित सिद्ध कर सकें? एक बात। दूसरी बात, ये भी क्वेश्चन उठ सकता है कि हम कैसे इस बात का आभास करें कि स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स बना सकते हैं। तो आपके सामने 2 से 4 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर तक कभी ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि एक आव्यूह दिया होगा, एक आव्यूह ए, या ये 2x2 का हो या 3x3 का हो, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। उसमें से आपसे पूछा जाएगा कि आप इस आव्यूह का या इस आव्यूह से सममित आव्यूह प्राप्त कीजिए और या इसकी सिमेट्रिक आव्यूह ज्ञात कीजिए यानी विषम सममित आव्यूह प्राप्त कीजिए। ऐसा सवाल आपसे पूछा जा सकता है। जैसे आपके सामने एक सवाल अगर हम लें तो आप कैसे इस बात को समझ सकते हैं? देखिए, सममित आव्यूह बनाने का तरीका क्या होता है? सममित आव्यूह, जब हम सिमेट्रिक आव्यूह बनाते हैं तो हम मैट्रिक्स ए जो दी है उसमें A' ऐड कर देंगे।
यानी कि उस आव्यूह और उसका परिवर्त यदि दोनों को जोड़ दिया जाए तो सममित आव्यूह प्राप्त हो जाता है। दूसरी बात, विषम सममित आव्यूह, उसमें क्या होगा, a माइनस ए डैश, वही आव्यूह उसमें से ए डैश लेस कर दे, उसके परिवर्त को माइनस कर दे तो विषम सममित आव्यूह ज्ञात हो जाता है, स्कीव सिमेट्री। क्लियर होगी बात? ये तो आपका निकालने का तरीका हुआ। देखिए बेटा, एक और बात हम बताएंगे, विषम सममित में हम हाफ भी ले लेते हैं, आधा भी कर लेते हैं। आधा करने का मेरा मकसद होता है क्योंकि हम उसी मैट्रिक्स से लेकर आ रहे हैं, जिस मैट्रिक्स से हम बना रहे हैं तो हम हमेशा इस पे हाफ भी लगा देते हैं, 1/2 1, तब भी ये सममित आव्यूह ही रहेगा, ये विषम सममित आव्यूह रहेगा। ऐसा मैंने क्यों किया है, क्योंकि सवाल ये भी हो सकता है आपके सामने कि सिद्ध कीजिए कि ये सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह का योग पुनः वही आव्यूह होगा जिससे हमने ये बनाए हैं। वही बात हमारी सिद्ध भी कराने को हो सकती है। तो अगर हम दोनों को जोड़ दें तो आव्यूह ए इसके बराबर होना चाहिए, 1/a a प्लस ए डैश प्लस 1/2 a माइनस ए डैश। आप समझ गए होंगे कि मैंने 1/2 क्यों लगाया। देखिए बेटा, जब मैं इसका ब्रैकेट खोलूँगा तो ब्रैकेट खोलने के बाद यहाँ हाफ ए हो जाएगा, ये हाफ ए डैश हो जाएगा, या हाफ ए होगा या माइनस हाफ ए डैश होगा, इससे ये कैंसिल हो गया। तो ये आधा आधा जुड़ने के बाद ए हो जाता है, यानी जिस मैट्रिक्स को हम लेके चले थे, जिस मैट्रिक्स से हमने सममित आव्यूह बनाया, जिस मैट्रिक्स से हमने विषम सममित आव्यूह बनाया, उन दोनों को अगर जोड़ते हैं तो वो मैट्रिक्स भी हमें पुनः मिल जाए। तो ये समीकरण हमारा सिद्ध करने के लिए हमें हाफ करना पड़ता है। और आप इसी तरीके से आप इसको लिख के निकाल सकते हैं। तो सवाल कैसा पूछा जाएगा समझ लीजिए। सवाल होगा कि आव्यूह, दिए गए आव्यूह को एक सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह में व्यक्त कीजिए, कन्वर्ट कीजिए, ऐसा सवाल होगा। सवाल ये भी हो सकता है कि सिद्ध कीजिए ये ए के बराबर होगा, पुनः वैसे ही कन्वर्ट कीजिए, बनाइए उसी तरीके से। तो खैर, अब हम एक सवाल ले लेते हैं और उसको सिद्ध करके आपको दिखाते हैं। एक सवाल लिया हमने, हम छोटा ही एक सवाल लेंगे क्योंकि हमें सिद्ध करना, बेटा बताना है। बड़ा सवाल ले लो, 2x2 का ले लो या 3x3 का ले लो, तरीका वही रहेगा, मेथड वही रहेगा, मेथड नहीं बदलता। हमारी इससे कैलकुलेशन शॉर्ट हो रही, मुझे सिर्फ मेथड आपको ट्रांसफ़र करना है। मेरा मकसद है कि आप मेथड समझ जाए बस। अब आपके सामने मैंने लिया 3 - 7 4 और 2, ये एक मैट्रिक्स है। हमें सममित बनाना, सबसे पहले मुझे इसका ए डैश निकालना पड़ेगा, यानी परिवर्त। ए डैश आपका निकलने के बाद आ जाएगा 3 - 7 4 2। ये बात तो सब समझते होंगे। अब सममित आव्यूह, सिमेट्रिक आव्यूह हमारा हो जाता है यहाँ a प्लस ए डैश। जब मैं दोनों को जोड़ूंगा तो जोड़िए, 3 और 3 6, -7 में से 4 गए, -3, 4 में से 7 गए, -3, 2 और 2 4। आप इसको देखिए कि सममित है कि नहीं है। अगर मैं इसका ट्रांसपोज करता हूँ, ये पंक्ति है, स्तंभ है, मिल गया, क्लियर हो गया। ये ट्रांसपोज होने के बाद आपका सममित आव्यूह प्राप्त हो जा रहा है, क्लियर। इसी में मैं अब a माइनस ए डैश निकालना चाहूँगा, ए डैश विषम सममित, विषम सममित, विषम सममित में हो जाएगा a माइनस ए डैश। 3 में से 3 गया 0, -7 में से -4 गए, -11, 4 में से 7 गए, +11, 2 में से 2 गए 0।
देखिए बेटा, विषम सममित की क्या कंडीशन क्या थी, मैंने आपको क्लियर कराई थी कि बीच का मुख्य विकर्ण 0 होना चाहिए। अगर इसका मैं माइनस कॉमन लूँगा तो आपका वही पुनः बन जाता है, ये भी मैंने आपको क्लियर कराया था। तो अब बात आती क्या है कि हम लोग क्या सिद्ध करना चाहते हैं कि जो चीज़ हमने बनाई है वास्तव में सही है या गलत है। तो मैंने कहा था सममित आव्यूह के लिए अगर समीकरण की बात करते हैं, a इक्वल टू हाफ a प्लस a डैश होता है और हाफ a माइनस a डैश होता है। ये सममित आव्यूह और विषम सममित तो निकल गया, और मैंने कहा था हाफ भी कर देते हैं तो भी वही रहता है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको आधा कर लेना चाहिए तब भी कोई दिक्कत नहीं है। यानी मेरा कहने का मतलब अगर मैं इसी स्टेप को नीचे ले लेता तो भी, हाँ मान लीजिए मैं इसको यहाँ करके इसी को हाफ कर लूँ यहाँ, ये तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। 1/2 यानी मैं इम्प्लाइज करके इसी को यहाँ बढ़ा देता हूँ, ये हो जाएगा 3 माइनस 3/2 माइनस 3/2। ये भी मैं हाफ कर लूँ, 0 माइनस 11/2 11/2 0। मैं बात ये क्लियर कर देता हूँ कि आप कंफ्यूज ना हो बिल्कुल भी, मतलब दिमाग में ये ना रहे कि अब हम इसे करें या इसे करें। देखिए मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि a प्लस a डैश करने पर हमारा सममित आव्यूह ज्ञात हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। ये जो मैंने प्राप्त किया था, ये a माइनस a डैश करने पर विषम सममित आव्यूह प्राप्त हो जाता है। लेकिन हाफ हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम आव्यूह a से ये चीज़ें हम बना रहे हैं, आव्यूह a को लेके बना रहे हैं, तो हमारी समीकरण भी सिद्ध होनी चाहिए। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो वो भी आ जाना चाहिए। अगर मैं हाफ ना लेके ऐसे जोड़ता हूँ तो वो चीज़ प्राप्त नहीं होती, ऐसी स्थिति में हमारी समीकरण गलत हो जाती है। तो सही मायने में हम लोग सममित आव्यूह के लिए आधा कर लेते हैं, जो मैं समीकरण में सिद्ध करके भी दिखाऊंगा आपको। a ये हाफ आया आपका 3 माइनस 3/2 माइनस 3/2 2 प्लस 0 माइनस 11/2 11/2 0। ठीक है बच्चों, देखो अगर कोई बात फिर भी समझ में नहीं आती है तो आप पूछ सकते हैं। अभी भी मैं देख रहा हूँ ज़्यादातर बच्चे अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, अभी थोड़ा सा आराम कर रहे हैं, जबकि आपको अभी भी सीरियस होकर पढ़ना चाहिए। कि अभी आपने 12th में जैसे ही आप लोग आए हैं, अभी आपने किताब नहीं उठा के देखोगी, कोर्स आपका बहुत ज़्यादा है, केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ पूरा अगर लगे रहोगे तब जाके आप कवर कर पाओगे। तो इन समय का सदुपयोग करें और पूरे टाइम, क्योंकि अभी आपके पास खूब सारा बर्डन नहीं है। हम लोग ऑफलाइन आमने सामने नहीं पढ़ रहे हैं, फिर भी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ऑनलाइन आपको सारी समस्या आपकी हल की जा सके। लेकिन जब तक आप लोग क्वेश्चन नहीं पूछोगे या किस तरीके की समस्याओं को नहीं रखोगे, तब तक मुझे ये समझ में नहीं आएगा कि आपकी समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। ऑफलाइन में क्योंकि हमें सर्च करने की आदत होती है कि हम सर्च कर लेते हैं, बच्चा थोड़ा सा समझ नहीं पा रहा है या उसे कोई दिक्कत हो रही है कि हम देख सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन में अपनी समस्या आपको खुद हमें बतानी पड़ेगी, समझानी पड़ेगी कि सर मेरी बात ये समझ में नहीं आई है, उसको मैं दोबारा क्लियर करूँगा और कोशिश करूँगा जब तक आपकी समझ में ना आए तब तक मैं करता रहूँगा ऐसी। लेकिन बेटा अभी से आप लोग बहुत ही मतलब डेडिकेशन के साथ और अपना टारगेट बना के अगर पढ़ोगे तो बहुत अच्छे मार्क्स आप प्राप्त करेंगे। जिस तरीके की समस्या आप देश के अंदर हैं, उस समस्या को ध्यान में रखते हुए हम लोग इतनी मेहनत करें कि ताकि ऐसे रह के भी ऑनलाइन भी हम बहुत अच्छे से अच्छे नंबर बना सकते हैं। इस ध्येय को बनाकर और इस टारगेट को बनाकर आप लोग मेहनत कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा समय आप लोग पढ़ने में लगाइए और अपने समय को यूटिलाइज़ कीजिए और समय बर्बाद ना कीजिए। ये मैं चाहता हूँ बच्चों आप लोगों से, और मैं इसलिए भी चाहता हूँ, काफ़ी टाइम मुझे हो गया पढ़ाते हुए, बहुत ही कुछ ही बच्चे जो हैं टच में और क्वेश्चन पूछते जा रहे हैं, बाकी पता नहीं कहाँ इन्वॉल्व रहते हैं, समझ नहीं आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो अब आप जब ऐड करेंगे तो मैं इस टॉपिक को पढ़ाता, ये 3 + 0 3 हो जाएगा और माइनस के अब आप देखिए
-11 और -13 3 14 हो जाते, 14 को 2 से कैंसिल करेंगे 7 हो गया। 11 में से 3 गए, 8 बचते हैं, 8 को 2 से कैंसिल कीजिए 4 बन गया, और भैया ये 2 हो गया। तो आप देख रहे हैं जहाँ से चले थे हम वहाँ पहुँच जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे बच्चों, इस तरीके के क्वेश्चन को आप लोग करेंगे। अब ये कभी ना समझे कि मैंने सर छोटा क्वेश्चन लिया, मैंने 2 क्रॉस 2 का लिया, 3 का भी लेंगे। मैंने सिर्फ आपको मेथड क्लियर कराना है कि आप इस तरीके से सवालों को हल कर सकते हैं। बाकी आप अपने हिसाब से अपने हिसाब पर भी बहुत सारे सवालों को कर सकते हैं। एक टॉपिक इसमें बचा है एक छोटा सा, वो मैं आपको बता देता हूँ कि इसके बाद ये ख़त्म हो जाती है, पूरा आव्यूह ख़त्म। आव्यूह के अंदर जितना है वो मैं आपको क्लियर करा दिया हूँ। एक बात बचती है कि परिवर्त के बाद यानी इन्वर्स आव्यूह कैसे निकालते हैं, प्रतिलोम आव्यूह बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं बेटा? इन्वर्स मैट्रिक्स। एक टॉपिक आएगा आपका प्रतिलोम आव्यूह किसे कहते हैं, व्युत्क्रम आव्यूह भी बोलते हैं इसे। व्युत्क्रम आव्यूह एक ये टॉपिक रहेगा, सबसे लास्ट का टॉपिक है। व्युत्क्रम आव्यूह क्या कहलाता है? देखिए, एक आव्यूह जो ज्ञात होगा और उसका इन्वर्स, दोनों की मल्टीप्लिकेशन यदि आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी मतलब यूनिट है, इकाई आव्यूह आती है, तो मैट्रिक्स ए बी का या बी ए का व्युत्क्रम आव्यूह कहलाता है। ऐसा कोई वर्ग आव्यूह, मान लीजिए मेरे सामने a इंटू बी इक्वल टू आई, यानी मैंने 2 मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन की, पहली और दूसरी। दोनों आव्यूह कैसी हैं? वर्ग आव्यूह हैं। दोनों का जैसे ही मैंने मल्टीप्लिकेशन किया, ये कंडीशन होगी बेटा, ये ध्यान रखेंगे, दोनों ही वर्ग आव्यूह होनी चाहिए। दोनों का मल्टीप्लिकेशन यदि आई आ जाता है, यानी इकाई आव्यूह आ जाता है, तो ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि आव्यूह ए बी का व्युत्क्रम आव्यूह है, या आव्यूह बी ए का व्युत्क्रम आव्यूह है, यानी इनवर्स मैट्रिक्स है। क्लियर होगी बात? यानी मेरा कहने का मतलब b इक्वल टू ए इनवर्स हो जाएगा, यानी अगर मैं इसको अपोन में ले जाता हूँ तो ये इनवर्स हो जाता है। ये b इनवर्स है, यानी ए इनवर्स इज इक्वल टू आई, ये आपका होगा। तो क्या अब हम लोग व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात करना चाहेंगे? यहाँ से एक सवाल हम लेंगे, और किस तरीके से हमें ये करना है वो आप समझ लीजिए, और करने का तरीका क्या है इन्वर्स निकालने का, वो आपको मैं क्लियर करा देता हूँ। देखिए, इस पे एक सवाल ले लेते हैं। मैंने एक क्वेश्चन लिया, a इक्वल टू 1 -1 2 3। हमसे पूछा जा रहा है कि इस आव्यूह का व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात कीजिए, यानी इनवर्स ज्ञात करना। मेरा समझिए ये कह रहा है कि ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। तो ए इनवर्स निकालने की हम आपको 2 तरीके बताएंगे। एक, जब हम डिटर्मिनेंट पढ़ाएंगे, इससे अगला जो चैप्टर है सारणिक, ये लास्ट टॉपिक है आव्यूह का। इससे जो अगला चैप्टर आएगा सारणिक, उसमें मैं इनवर्स करना आपको समझाऊंगा दूसरे मेथड से। एक मेथड ये है जिसे ट्रेडिशनल मेथड कहते हैं। ट्रेडिशनल का मतलब है मुख्य सिद्धांत, पहला सिद्धांत जो सबसे पहले से हम करते आ रहे हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता था, तो इसीलिए कुछ समय बाद दूसरा मेथड आया, तो दूसरे मेथड से भी हम लोग करते हैं। तो पहला मेथड भी समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो प्रथम जो सिद्धांत है वो क्या कहता है कि आप a बराबर आई ए लिख सकते हैं। ये बात क्लियर हो गई? दोनों बात समझ लीजिए। ए को आई ए के बराबर लिखा जा सकता है। आई एक यूनिट वेक्टर है,
यूनिट वेक्टर की जब ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ए ही रह जाएगा, इसको लिखने में हमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अब हमें करना क्या है कि इसको हम खोलेंगे, ये है आपका 1 -1 2 3, हम इसे भी खोलेंगे, ये है आपका 1 0 0 1, और ये ए नहीं खुलेगा, ये एज इट इज ऐसे ही चलता रहेगा। अब करना क्या है आपके सामने, अब हम लोग इसको हल करेंगे। यानी हल करने का तरीका क्या है, ऑपरेशन बोलते हैं इसे, क्या कहते हैं, ऑपरेशन मेथड। ऑपरेट करना है। ऑपरेट कैसा होता है, देखिए हम लोग जैसे इन दोनों मैट्रिक्स में कुछ ऑपरेशंस लगाएंगे। ऑपरेशन मतलब मैट्रिक्स में किसी नंबर को ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है, या तो पूरी रो में करेंगे या पूरे कॉलम में करेंगे। ठीक है, ऐड यानी दोनों तरफ जो भी ऑपरेशन लगेंगे इन दोनों मैट्रिक्स के मान पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जो ऑपरेशन इधर लगेगा वही उधर लगेगा, बराबर बराबर स्थिति चलेगी। अगर मैं 2 से डिवाइड कर रहा तो इधर से भी 2 से डिवाइड कर रहा तो इक्वल टू के साइन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये मैट्रिक्स इक्वल ही बने रहेंगे। यानी मैं क्यों करना चाहता हूँ ऐसा, मेरा मकसद क्या है, आप समझिए कि मैंने यहाँ लिया है आई मीन्स यूनिट मैट्रिक्स यानी इकाई आव्यूह। ये इकाई आव्यूह मैं यहाँ बनाना चाहता हूँ। यहाँ अगर इकाई आव्यूह बन गई तो यहाँ जो आएगा वो ए इनवर्स ही होगा, वो ये मेरा मकसद है। क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था यदि ए इनवर्स की मल्टीप्लाई कर दी जाए तो वो आई आता है। जब आई आएगा तो ये ए है, और यहाँ मैं ऐसा ही कन्वर्ट करने के बाद बनाऊं और यहाँ आई आ जाए, यानी यहाँ हम 1 0 0 1, यानी जब यहाँ आई हो जाएगा यानी ये आई हो जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है कि ये इनवर्स अपने आप ही हो जाएगा। जब ये ए इनवर्स हो जाएगा तो मैं ए इनवर्स ज्ञात कर लूँगा। एक तरीका है। अब करने का तरीका इसे बोलते हैं ऑपरेशन करना, ऑपरेट करना। तो ऑपरेट करने का तरीका क्या है, यहाँ या तो जो भी ऑपरेशन हम शुरू करते हैं, अगर हम रो बाई रो करेंगे तो पूरे सवाल में जब तक ख़त्म होगा रो के अकॉर्डिंग ही करना पड़ेगा। एक बार जो हम ऑपरेशन चूज कर लेंगे, यानी अगर कॉलम में करना है ऐसे तो कॉलम में ही करते जाएंगे, फिर सारा सवाल कॉलम में ही चलेगा। अगर रो में ऑपरेशन करना है तो रो में ही चलेगा। ऐसा नहीं हो सकता एक बार रो में लगाया फिर कॉलम में ऑपरेशन किया, एक बार रो में करा, एक बार। अब ऑपरेशन नाम जो आया है, ऑपरेशन से मेरा मतलब है जैसे डॉक्टर ऑपरेट करते हैं, अंदर के रोग जो होते हैं, अंदर के जो मर्ज होते हैं पेट के अंदर, शरीर के, बॉडी के अंदर, उन सबको कैसे ठीक करते हैं, काट कर, चीर कर, दवाई देकर, दूरबीन विधि द्वारा, यानी अंदर जाकर उसको ऑपरेट करके उसे ठीक कर लेते हैं जहाँ दवाई काम नहीं आती। तो इसी में हमें भी ऐसे ही करना डॉक्टर का रोल है। ये दोनों मरीज़ हैं, इनको ऑपरेट करना है, इन दोनों मरीजों को ऑपरेट करके हम अपने काम को ठीक करके लेके आना। तो मैंने ऑपरेशन इसमें जो डिसाइड किया है वो क्या है, रो मेथड। तो रो मेथड में आप ध्यान देंगे, यहाँ 1 तो बना हुआ, इसे तो हम छेड़े ना तो ज़्यादा अच्छा होगा। हम यहाँ 0 बनाने की कोशिश करेंगे। तो 0 बनाने में हम लोगों को क्या करना चाहिए, यानी रो है हमारी 1 2, यानी इसे 0 बनाने के लिए मुझे यहाँ मैं R2 में ऑपरेशन लगा रहा हूँ। R2 ये है, ध्यान देंगे बेटा। R2 में से जिसमें ऑपरेशन लगाना होता है वो पहले लिखा जाता है, और कर क्या रहे हैं वो यहाँ दिखाया जाता है। R2 में से मैं माइनस कर दिया किसको, R1 को। तो R1 को अगर मैं माइनस करता हूँ तो दो में से जब 1 जाएगा यहाँ 1 बच जाएगा, लेकिन मुझे 1 नहीं बचाना, मुझे तो 0 बचाना। तो मैं 2 से मल्टीप्लाई करके अगर लेस करता हूँ तो यहाँ मेरी 0 बच जाएगी। मेरा मकसद समझ आया आपको? मेरा मकसद है यहाँ 0 बनाना, आई बनाना। तो मैंने वही ऑपरेशन लगाया, जो ऑपरेशन मैं इधर लगाऊंगा वही मैं यहाँ करूँगा। समझते जाएंगे सारी बातें बड़ी ध्यान से समझने का विषय। मैंने R2 में ऑपरेशन लगाया, R1 में नहीं, तो R1 को हम ऐसे ही लिख लेंगे 1 -1। इधर भी जब मैंने इसमें कुछ करा ही नहीं, इधर भी मैंने ऐसे लिख दिया। अब मैं R2 को छेड़ाछाड़ी करूँगा R2 के साथ। देखिए इसमें से ये घटाया डबल करके, 2 में से 2 गए 0, 2 इसलिए गए कि डबल किया मैंने, मल्टीप्लाई किया। 3 में से लेस किया है तो ये माइनस का प्लस हो गया, 3 में से 2 गए 5 बचे। ध्यान देंगे। अब आ जाइए यहाँ, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करी थी, 0 में से 2 गए -2 बचे, और भैया इसमें तो मल्टीप्लाई की थी 1 ही रह गया।
ये बात सब समझ आ गई। एक जीरो मैंने बना दिया बच्चों। अब मेरे पास दूसरा तरीका क्या है कि मैं इसे भी बनाना चाहता हूँ जीरो। तो जीरो बनाने के लिए मुझे ये ऐड करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ मेरे पास 5 होना चाहिए या यहाँ 1 होना चाहिए। तो मेरे पास तरीका है दूसरे में, मुझे R1 में ऑपरेशन लगाना पड़ेगा। ये ध्यान से समझिएगा मुझे, R1। तो मैंने जब R1 में ऑपरेशन लगाया तो मेरा प्लस करने का मूड तो इसलिए यहाँ माइनस ऑलरेडी है। मैंने प्लस किया किसको? R2 को। देखिए एक और बात बताऊँ, ये जीरो इसमें प्लस होने के बाद 1 पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसमें इसे प्लस कर रहा हूँ तो यहाँ 4 बन रहा है, मुझे 4 बनाना नहीं है, मुझे तो जीरो बनाना है। तो मैं बच्चों यहाँ 1/5 भी तो कर सकता हूँ। समझिए, जब मैं R2 को 5 से भाग करूँगा तो जीरो यहाँ 1 हो जाएगा और मेरा जो काम था वो आसान हो जाएगा। तो बेटा मैंने R1 में ऑपरेशन लगाया है, तो मेरा मकसद समझिए आप बहुत ध्यान से। जब मैं R1 में ऑपरेशन लगा रहा हूँ तो R2 तो मुझे नहीं छेड़ना है। R2 को ऐसे लिखिए 0 5 -2 1 R1 में लगाया। R1 में क्या किया मैंने? R1 प्लस 1/5 R2। जीरो था, इसमें 5 से भाग किया, कोई फायदा नहीं हुआ, 1 रहा। इसमें 1/5 से भाग किया, 1 हो गया, 1 में 1 0 0। क्लियर होगी बात? यहाँ जाओ, ये 2 1 था, इसमें मैंने 1/5 से डिवाइड किया, यानी 1 - 2/5। क्लियर हो रही बात? 1 माइनस ये 2/5, 5 में से 2 गए 3, 3/5। ये जीरो है, जीरो में मैंने यहाँ 1/5 किया था प्लस, तो यहाँ हो गया 1/5। सब समझ आ गया कि बच्चों? दूसरा ऑपरेशन क्लियर हुआ। अब हमारे पास देखिए आई बनने में एक थोड़ा सा कमी रह रही कि इसमें 1/5 से भाग करना दोनों तरफ, बस ये ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा। आप देख रहे होंगे मैंने सिर्फ किसमें ऑपरेट किया? R2 में। R2 को मैंने 1/5 R2 किया, यानी R2 को 5 से भाग कर दिया। जब मैं 5 से भाग करूँगा 1 0 0 1 3/5 1/5 -2/5 1/5। तो आप समीकरण देख रहे होंगे बहुत ध्यान से। जैसे ही मैंने 5 से भाग किया तो आपका ये कंडीशन बन के आ जाती है, ये वाली कंडीशन। ये क्या हो गया बच्चों? आई, जो हमारी आइडेंटिटी है, जो मैंने बताया था। अगर ए इनवर्स आ जाता है तो समझ लीजिए वो आपका आई हो जाएगा। ऐसे केस में, ऐसी स्थिति में आपका ए इनवर्स बराबर हो जाता है 3/5 1/5 -2/5 और 1/5, यानी ये ए का व्युत्क्रम आव्यूह है। आपको मेरी बात समझ आएगी होगी। देखिए बेटा बहुत आसान तो ये सवाल नहीं है, दिमाग बहुत सोचना पड़ता है जब हम ऑपरेट करते हैं। ये सारी चीज़ें एक ही सवाल से कंप्लीट नहीं हो सकती, इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा अभ्यास करना पड़ेगा। और देखिए मैथ देखो आप जानते हैं, मैथ के अंदर जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, जितना अभ्यास करोगे, जितने एग्जाम्पल करोगे, जितने सवाल करोगे, उतना परफेक्शन आता चला जाएगा, परफेक्ट हो जाओगे। और मैथ के अंदर कैलकुलेशन मैथ की रीढ़ की हड्डी होती है, एक तरीके से बैकबोन जिसे बोलते हैं। रीढ़ की हड्डी क्यों मैं बोल रहा हूँ? मेरा कहने का मतलब इसलिए है, अगर आपकी कैलकुलेशन पुअर है, आप मेथड कितना भी अच्छा जानते हो, सारी चीज़ें क्लियर हैं, लेकिन आप बगैर कैलकुलेशन के आप उसका सॉल्यूशन नहीं कर सकते, आप कहीं ना कहीं आउट हो जाओगे। इन सवालों में प्रेजेंस ऑफ माइंड हमेशा काम करते रहना चाहिए कि हमें स्टार्टिंग कहाँ से करनी है। स्टार्टिंग कहीं से भी करो, एंड बिल्कुल सुखद ही होता है। ये कभी नहीं होता कि मैंने यही करा, इससे कुछ बच्चे और इस ऑपरेशन को ना लेकर दूसरे ऑपरेशन से शुरू कर सकते थे। इसी सवाल को सी कॉलम से कर सकते थे, कॉलम से भी इसका आंसर यही आना था। इसी सवाल को मैंने रो से लिया, मेरा मकसद ये था कि ये 1 ना बिगड़े, 1 रहे, 0 बनाया जाए। हमारा मेन टारगेट ये था। मैं पूरे टॉपिक को
आव्यू को कंप्लीट मानता हूँ अपनी तरफ से, लेकिन मैं कंप्लीट तब तक नहीं समझूंगा जब तक आप लोग इस सब के सवाल ना कर लें, इन सब के और सवाल मेरे से ना पूछें। आप चाहेंगे, आपका डिमांड आएगी तो मैं और इसकी एक वीडियो और बना के दूंगा, और कुछ क्वेश्चन आप टिक करके भेजिए ताकि मैं सारे क्वेश्चनों को कंप्लीट करके आपको एक नई वीडियो बना के दूँ। मेहनत करो बच्चों, ऐसा काम नहीं चलेगा। देखो हम लोग आमने सामने नहीं है ताकि मैं आपको सर्च कर सकूं, देख सकूं आप पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे। मेहनत करो, खूब मेहनत करो, रजिस्टर मेंटेन करो, मैथ को ज़्यादा से ज़्यादा निकालो, रजिस्टर पे सारा जैसे मैंने आपको बता रखे हैं। जब मैं फर्स्ट ईयर में आपको जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने जैसे रजिस्टर बनाने बताए हैं, आप जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन्हें अंडरलाइन कर लिया करें, बहुत सुंदर लिखेंगे। मैथ को जैसे लिखना है स्टेप बाय स्टेप क्लियर करना है, और राइटिंग नहीं करना, पेज नहीं फाड़ना, सवाल को नहीं काटना है। इस तरीके से बहुत सुंदर सुंदर लिखोगे तो आपकी एक अभ्यास होगा बोर्ड्स में लिखने से पहले। और अगर मेहनत करते रहेंगे, गाइडेंस टीचर्स की, गुरुजनों की मिलती रहेगी, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। और बिना किसी टेंशन के, बिना धैर्य को बनाते हुए आप सवाल कीजिए। धन्यवाद बच्चों।